कल की क्लास में हम लोगों ने मर्जर की बात कर ली थी। किसकी बात करी थी? तो इस चार्ट की तरफ नज़र डाल के थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजीज की बात चल रही है अभी। पहली कौन सी थी? स्टेबल। इसमें हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, लेकिन ग्रोथ की बात ना करने का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ होगी ही नहीं। हम ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करते, जो इनहेरेंट ग्रोथ है वो तो होगी। ये होता है छोटी छोटी फर्म्स ये करती है, और भारत में 90% बिजनेस यही करते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंशन के लिए प्लान नहीं करते, जो जिस जगह पे है उस जगह को अच्छा करने में लगे रहते हैं। स्टेबल स्ट्रेटेजी है। दे थिंक कि एटलीस्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है वो तो बना रहे, बढ़े ना तो कम से कम भी ना हो। बट ये भी कहा था कि ये डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अच्छा करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ भी नया करने की स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, ठीक है। ये बताया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको मैंने। क्या पढ़ा था अपन ने इसमें? मिस्टर मैसी पढ़ा था, वेयर एम इज फॉर मॉडरेट ग्रोथ, आर इज फॉर रिस्क, रिस्क कम होता है इसमें, ठीक है। और मैसी का एम था, एक और एम था, ठीक है, मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक अपन लोगों ने ई पढ़ा था, इनहेंस द एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। और एस फॉर सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सेम उसी में रहेंगे हम लोग। और आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तो जो मिस्टर मैसी टाइप लोग हो, वो स्टेबल स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, और करते ही है मैक्सिमम लोग। बहुत सारे एग्जांपल भी इसमें दिए मैंने आपको। कॉर्पोरेट में कभी ये एग्जांपल फ्रूट नहीं बैठेगा। कॉर्पोरेट अगर आपने इतने बड़े लेवल पे काम किया है तो नाउ यू ऑलवेज प्लान फॉर एक्सपेंशन, आप हमेशा एक्सपेंशन का प्लान। और एक बात और बताई थी, हमेशा स्टेबल स्ट्रेटेजी वो लोग फॉलो करते हैं जिनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आ चुका है। मतलब उस प्रोडक्ट में आप कुछ भी करने की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी करने की हाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप नहीं है। अब जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, वो कपिल शर्मा शो, ये 2-3 शो ऐसे हैं जो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं। अब इनको कभी भी कुछ नया करने की नहीं सोचना चाहिए, मुंह के बल ही गिरेंगे। जितना नया करना था कर लिया 15 साल में, अब ये फॉलो करेंगे स्टेबल स्ट्रेटेजी के। एटलीस्ट जो लोग इसको देखते हैं वो तो देखना बंद ना करें। नए कस्टमर तो इसमें ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये समय के हिसाब से ये सब शो ऑफ पुराने हो चुके हैं। ये जब आए थे तब ये चर्चित थे, अब इसमें कैरेक्टर ऐड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो दम वाली बात नहीं है इसमें। अब इनको क्या करना चाहिए? बस स्टेबल पॉलिसी की, जो देख रहा है रोज वो ही इनको देखेगा, नया कस्टमर इनमें ऐड नहीं होगा, और ये अब अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को ही सही करने की कोशिश करे बस, ठीक है। चलो ये भी बात हो गई थी। नेक्स्ट प्लीज सुनते जाना। ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए 2 है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन में पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पेनिट्रेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, अच्छे तरीके से सेल करना, कॉस्ट रिडक्शन की स्ट्रेटेजी फॉलो करना, एडवर्टीजमेंट फॉलो करना, प्राइस रिडक्शन करना, कुछ भी करना, लेकिन उससे हमारा ग्रोथ होना चाहिए, वो मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जांपल दिए मैंने आपको मार्केट पेनिट्रेशन के, ठीक है। जियो का एग्जांपल दिया, कैडबरी का एग्जांपल दिया, ठीक है। कैडबरी ने कैसे अपने मार्केट को पेनिट्रेट किया, अपने कस्टमर के बेस को बढ़ाया, और लोगों के दिमाग में डाला कि कैडबरी सिर्फ बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, इसको बड़े भी खा सकते हैं और खाते ही हैं, और इसको एक फेस्टिवल ब्रांड बना दिया। क्या बना दिया? कि कोई से भी तरह के फेस्टिवल में एक्सचेंज में क्या दी जाती है? कैडबरी, जबकि आया था तो सिर्फ बच्चों के लिए था, ठीक है। पेनिट्रेशन हमें कैडबरी से सीखना चाहिए। मार्केट डेवलपमेंट, इसमें हम नया मार्केट में पुराने प्रोडक्ट को बेचेंगे। प्रोडक्ट पुराना होगा लेकिन मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट डेवलप हो रहा है ना, तो एक्जिस्टिंग चैनल्स को यूज करेंगे। इसमें एग्जांपल किसका दिया मैंने आप लोगों को? मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया, और भी कोई दिए, ठीक है, जिन्होंने मार्केट डेवलप किए हो अपने, कि यहाँ हमारा एक मार्केट है, हमने और भी जगह पे अपने मार्केट डेवलप किए, ठीक है। तो मार्केट डेवलपमेंट में और कोई एग्जांपल नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं दिए मैंने। आपके हिसाब से और कोई एग्जांपल? मैकडोनल्ड तो है ही, एक तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, उसने जगह जगह पे सेंटर्स खोले अपने और मार्केट को डेवलप किया। हाँ, तो वो मार्केट डेवलपमेंट होगा। अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने बढ़ा दिए हैं तो सब वो किस में आ जाएंगे? आपके मार्केट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इससे तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ एक चीज नहीं है, यहाँ दोनों चीज पुरानी है, याद रखना। और डाइवर्सिफिकेशन में फिर दोनों ही चीज नहीं है, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। अब कंसेंट्रिक में हम क्या करेंगे? हम ऐसी फील्ड में डाइवर्सिफाई करेंगे जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। कॉन्ग्लोमरेट में जो हमारी फील्ड से रिलेटेड
ना हो, बिल्कुल अनरिलेटेड है। और इनोवेशन में तो फिर इनोवेशन है। अब कंसंट्रेट में दो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई। वर्टिकल के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वर्टिकल में हम कौन सा, ठीक है, वर्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया था हम सप्लाई चेन में ही डाइवर्सिफाई करते हैं। हमारी सप्लाई चेन क्या है, जैसे रॉ मटेरियल से हम WIP बनाते हैं, WIP से फिनिश गुड बनाते हैं, फिनिश गुड से हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को फिर हम मार्केटिंग करते हैं, फिर आफ्टर सेल सर्विस, ये हमारी सप्लाई चेन होती है। अब अगर हम इसी सप्लाई चेन में इसी सप्लाई चेन में अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो हमारा कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, वर्टिकल। और अगर हम सप्लाई चेन के सामने चले जाएंगे, ठीक है, अलग इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल इसके भी दिए थे, वर्टिकल में बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन 1 स्टेप बैक, फॉरवर्ड 1 स्टेप अप। लेकिन बैकवर्ड मतलब बैक नहीं, बैक जाके आगे आना, बैक जाके आगे आना। जैसे अगर मैं अभी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फिनिश गुड को, तो अब मैं इंटरमीडिएट भी करूंगा, रॉ मटेरियल भी करूंगा, तो जा तो बैक रहा हूँ लेकिन आगे आ रहा हूँ। पहले पढ़ाता था CA फाइनल, अब उसके पहले भी पढ़ाने लग गया क्या, इंटर और फाउंडेशन। जहां पीछे रहा हूँ लेकिन आगे आ रहा हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अपवर्ड में अभी CA फाइनल पढ़ाता था, अब DSA भी पढ़ाता हूँ, है अपवर्ड, फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड ही है, आगे भी जा रहा हूँ और ग्रोथ भी हो रही। सब में ग्रोथ तो दिमाग में रखना, हर स्ट्रेटेजी में ग्रोथ होगी, क्योंकि ये कौन सी स्ट्रेटेजीज है, ग्रोथ। फिर मैंने आपको बढ़ाया था एक्सटर्नल में आता है मर्जर। मर्जर में भी 4 तरह के मर्जर और एक्विजिशन का भी पहले मतलब बताया था। मर्जर का मतलब होता है आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को या बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर देते हो, एक यूनिट दूसरी यूनिट से मर्ज हो जाती है, एक्स और वाई दोनों मर्ज हो गए। और एक्विजिशन में एक्स वाई को खरीद लेती है। लेकिन दोनों में हमारा एम क्या है कि 1 + 1 11 हो जाए, हमें सिनर्जी बेनिफिट्स मिले। क्या मिले, सिनर्जी बेनिफिट मिले। अब मर्जर में भी 4 मर्जर पढ़ाए थे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये फिर वापस वही है, सामने वाले डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को सीधा खरीद लेना, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, ठीक है, कॉम्पिटिटर था, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा, मर्ज हो गए दोनों। अब तुम नाम भी चेंज नहीं किया, इतने शाणे हैं, चलने दो ना यार, उस नाम से भी बहुत सारे कस्टमर होंगे। फ्लिपकार्ट से नफरत करते हो, मिंत्रा से ना करते हो, तो किसी भी ब्रांड से खरीदे, हमारे तो पैसे आ रहे हैं ना, तो नाम चेंज नहीं किया, अभी भी मिंत्रा अपनी ऐप से चला रहा है। लेकिन पावर्ड बाय क्या लिखा हुआ आता है, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये एलोन मस्क ने गलत किया थोड़ा, नाम वाम चेंज करके, बोला ये एक्स वैक्स को नाम लोगों को जम नहीं रहा है, ट्विटर ही सही था, ठीक है। दुनिया जहान को पता तो था ही कि एलोन मस्क ने खरीदा है, ठीक है, नाम वाम चेंज करने का कोई सेंस बनता नहीं था। मतलब इसने शायद अगर ये सोच के करा हो कि नए नाम से नई ब्रांडिंग करके नए कस्टमर को भी इसमें जोड़ूंगा, तो वो अभी तक होता हुआ तो नहीं दिख रहा, ठीक है, कि इसके यूज करने वाले यूजर्स बड़े हो नए नाम की वजह से। उल्टा ये नाम लोगों को और उटपटांग लग रहा है कि क्या नाम है, उस नाम की ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग थी। और अभी भी बोलने में ट्विटर ही आता है, एक्स तो कोई बोलता भी नहीं है। खैर, जो भी उसके रीजन रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर में हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लेंगे, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो हमारे साथ चल रहा था ऐसे, हमने उसी को एक्वायर कर लिया, मर्जर कर लिया, ठीक है। फिर कोजेनरिक वर्टिकल, जो हमारे सप्लाई चेन में आ रहे थे उसको एक्वायर कर लिया इसमें, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स CA टायर को खरीद ले तो ये वर्टिकल मर्जर होगा, कौन सा होगा, वर्टिकल, ठीक है। और फिर कोजेनरिक, ठीक है, इसमें हम लोग मिलती जुलती एक्टिविटी करने वाले को खरीदते हैं, एंटायरली अलग नहीं होता। इसमें एग्जांपल वोल्टास, टाटा ने वोल्टास को खरीदा, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाता है, वोल्टास AC बनाता था, तो इलेक्ट्रॉनिक में हमारा वोल्टास का AC भी जुड़ गया, तो कोजेनरिक। और लास्ट कॉन्ग्लोमरेट एकदम अलग, एलोन मस्क ने खरीदा ट्विटर को, ये है बिल्कुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ये है सोशल नेटवर्किंग साइट, कोई तालमेल ही नहीं है, ये कौन सा मर्जर है, कॉन्ग्लोमरेट। और फिर कल ये भी बता दिया था कि मर्जर में और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क होता है। डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अपनी कोई नई इंडस्ट्री डालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो वो कर रहा था वो हम भी कर रहे हैं, जो ये कर रहा था वो हम भी कर रहे हैं। क्यों रॉ मटेरियल किसी से खरीदूं, मैं खुद ही बना लूंगा ना, लेकिन उसको नहीं बोल रहा तू मत बना, तू भी बना, तू दुनिया को बेच, मैं अपने खुद बनाऊंगा। तो मैं पैरेलल चला रहा हूँ और यहाँ पे तो मैं उसको एक्वायर ही कर रहा हूँ, ये मर्जर है, बराबर दोनों में याद रखना। यहाँ तक का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग। हाँ जी बोलो, कौन है, हाँ बेटा, किसमें, कोजेनरिक और बहुत फर्क है। हॉरिजॉन्टल में मैंने अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को खरीदा है, कोजेनरिक में मैंने कॉम्पिटिटर को ही खरीदा हो, ये जरूरी नहीं हो सकता है वो मेरा कॉम्पिटिटर ना भी हो, वो अपने लेवल पे, जैसे मैं AC बनाता ही नहीं था, वो बनाता था, मैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाता था लेकिन AC नहीं बनाता था। अब मैंने उसको खरीद लिया और मैंने कहा तू AC मेरे नाम से बना, ठीक है,
तो तेरे को तेरा मार्केट भी मिलेगा और मेरा मार्केट भी मिलेगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तेज बोल थोड़ा। नहीं, हम है ना इसके अंदर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री डालने की बात हो रही है, नया इंडस्ट्री में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड होने की बात हो रही है। और एक और बात बेटा, ये दोनों एक भी हो ना, पहले तो एक नहीं है तो भी आते सब इंटरनल इंटेंसिटी उसमें ही है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में ही आते हैं। मतलब इसमें कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हुई, जैसे स्टेबिलिटी में और इसमें चेंज आ जाएगा तो कोई इसमें कंफ्यूजन हो कि ये और ये सेम है, तो वो तो बिल्कुल सेम नहीं है, ये अलग, ये अलग। यहाँ पे ये दोनों इसके मोड है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और उसमें ये बारीक सा फर्क क्या है कि वहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई नई इंडस्ट्री ही डालते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट, बिजनेस, मार्केट सब चेंज होना चाहिए, तभी वो वर्ड यूज करूंगा मैं, डाइवर्सिफिकेशन। मैं अपने एग्जिस्टिंग स्केल से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ मैं अपने एग्जिस्टिंग स्केल में ही रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग एक डिमांड फॉर्म में पढ़ते हो मूवमेंट, एक पढ़ते हो शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या होता है कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड पूरा चेंज कर दूंगा, और मूवमेंट क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक तरीके से ये मूवमेंट है और ये शिफ्ट है, डाइवर्सिफिकेशन शिफ्ट है और ये इंटेंसिफिकेशन मूवमेंट है। समझ गए? यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, आगे पढ़ते हैं। ये फिर तुम्हें मर्जर जैसा लगेगा, फिर एक बारीक शब्द पर, इसमें कोई सब पार्ट नहीं है। अब मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस से ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करूंगा। फिर ये मर्जर जैसा लगेगा, प्लीज सामने देखना। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या मतलब है? मर्जर में मैं और वो मिल गए, एक्विजिशन में मैंने उसको एक्वायर किया, लेकिन दोनों एक जैसे यूज में आते हैं। मर्जर और एक्विजिशन में कोई डिफरेंशिएट, और स्ट्रेटेजी का नाम भी यही है, थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, तो एक ही है वो। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में मैं उसके साथ पार्टनरशिप करूंगा और उसको बोलूंगा जो बिजनेस तू कर रहा है वो तू कर, जो मैं कर रहा हूं वो मैं करूंगा, मैं तेरे फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तू मेरे फटे में टांग मत अड़ा। एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मोनोपोली है, एक दूसरे के बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रखा है। इसमें कुवैत है, दुबई, बहरीन है, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, ईरान और इराक में से एक कंट्री है, ठीक है। इन 5 कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रखा है, और कभी स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात आती है तो सबसे पहला एग्जांपल इन 5 कंट्रीज का आता है। गल्फ कंट्रीज को पता है कि ऑयल हमारे पास ही है, तो पूरी दुनिया की ऑयल की डिमांड हम ही पूरी करेंगे, तो आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था कि इंडिया अगर बहरीन से ऑयल लेता था तो कुवैत उसे सस्ता कर देता था, फिर कुवैत से लेता था तो सऊदी अरब सस्ता कर देता था, ये आपस में लड़ते थे। तो 1961 में इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, इतना पुराना अलायंस है कि अब आप कुवैत से लो कि वेनेजुएला से लो कि इससे लो, कोई भी पैसे को कम नहीं करेगा। आप किसी से भी लो ऑयल तो आपको उसी रेट पे मिलेगा, आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लो। इस अलायंस का आपको बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओपेक। क्या है, ओपेक, ठीक है। अब इसके एडवांटेज भी दे रखे हैं, वो पढ़ने से पहले इसका टेक्स्ट रीड करते हैं, और प्लीज पेन हाथ में रखना। मर्जर एंड एक्विजिशन तक मैंने ये सब बता दिया था आपको, पढ़ो। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more business that enable each to achieve their objective which neither could be achieved on its own। अंडरलाइन कर लो पूरा। हम आपके साथ एक पार्टनरशिप कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो हमारे खुद से तो अचीव नहीं होते। हमारा मैप जो था वो भी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था, वो मर्जर या एक्विजिशन नहीं था, क्योंकि उसमें हम अपनी इंडिविजुअल कोचिंग तो चला ही रहे थे और किसी ने किसी को एक्वायर भी नहीं किया था कि एक कोचिंग ने दूसरी कोचिंग को एक्वायर किया हो, ऐसा भी नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग को ये समझ में आ गया था कि हम 3 कितने बैचेस पढ़ा लेंगे और कितने घंटे पढ़ा लेंगे, हमें और भी लोग चाहिए। फिर हम एम्प्लॉय रखते हैं तो एम्प्लॉय के तरीके का काम करता है, पार्टनरशिप रखते हैं तो फिर पार्टनर्स में इंटरेस्ट का इशू आएगा। तो हमने मैप एक तरीके का स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया कि जहाँ पर
हम अपनी इंडिविजुअल कोचिंग भी चलाएंगे, इस एरिया में हम कॉम्पिटिटर हैं लेकिन उस एरिया में हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेनिफिट मुझे मिले, मेरा बेनिफिट तुम्हें मिले, और एक पार्टनरशिप की तरह काम करेंगे। पार्टनरशिप ही थी वो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस हो गया, ओपेक और मैप, अंडरलाइन कर लो इसको। कोई डाउट हो तो पूछो। आपको इसमें और मर्जर में फ़र्क समझ में आना चाहिए। फ़र्क समझ में आ रहा है मर्जर में? अच्छा, हमारा मैप याद है मर्जर कब होता? जब हम यहाँ से बंद कर देते, या वो हमें उठा लेते या हम उसे उठा लेते, तो फिर मर्जर होता। या हम वो अपना सेंटर बंद कर देते, मैं अपना सेंटर बंद कर देता, वो सब समेट के यहाँ आ जाते या हम सब समेट के वहाँ चले जाते, तो फिर ये मर्जर और एक्विजिशन। वो भी अपना चला रहे, मैं भी अपना चला रहा हूँ, एक जगह पे हम नया भी चला रहे हैं, वहाँ हम एक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया स्ट्रैटेजिक अलायंस। ओपेक तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कुवैत भी अपना तेल बेच रहा है, सऊदी अरब भी बेच रहा है, कॉम्पिटिटर भी है लेकिन साथ में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हमें ये बताती है कि हम कॉम्पिटिटर होने के साथ भी साथ में काम कर सकते हैं। हम कॉम्पिटिटर होने के साथ भी साथ में काम कर सकते हैं। क्या वोडाफोन आइडिया भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्या? वो मर्जर एंड एक्विजिशन है, क्योंकि वहां क्लियर कट एक फर्म ने दूसरी फर्म को एक्वायर किया है, ठीक है। किसने किसको किया है याद है? वोडाफोन ने आइडिया को किया है, ठीक है। पढ़ो अब इसके फायदे वायदे तो एग्जाम में आने के चांस कम है, बट स्टिल पढ़ लो तुम लोग। क्या क्या फायदे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के? पहला, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फायदा होता है। किस लेवल पे फायदा होता है? इसमें सेकंड लाइन टिक कर लो। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हेल्प इन एनहांस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन, ये टिक कर लो। जैसे हम मैप में थे तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे फ़ायदा मिलता था। जैसे उनकी कोचिंग में भी वो कोई चीज़ करते होंगे, हमारे साथ शेयर करते थे, हम हमारी कोचिंग की बहुत सारी चीज़ उनके साथ शेयर करते थे। उससे क्या होता था, जो चीज़ हम हमारी कोचिंग में करते थे वो फिर हम हमारे इंडिविजुअल सेंटर पे भी करते थे। जैसे हमने कोई चीज़ मैप के लिए करी और वो बढ़िया रही, और 6 लोग थे तो 6 दिमाग थे, 6 दिमाग से 6 आइडिया आते थे, वो 6 आइडिया वहाँ पर भी काम कर जाते थे और कई बार हमारे इंडिविजुअल भी काम करते थे, ठीक है। तो जैसे एक ऐसे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके टेस्ट के अंदर कॉपीज़ वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये हमें विनोद सर ने बताया था कि यार भाई मैं ऐसे टेस्ट के अंदर कॉपीज़ देता हूँ और एक जगह से पूरी बल्क में छपवा लेता हूँ और इसमें तो कोई चेंजेस आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चेंज आएगी, नोट्स में तो फिर भी अपडेट होगा, सब होगा। इसमें तो बस एक ऊपर नाम लिखना होता है, बच्चे का नाम, रोल नंबर, ये सब, और उसके अलावा पूरी एक कॉपी एक बन के आ जाती है। एक मेरा वेंडर है वो मुझे दे देता है, हमें चीज़ बहुत बढ़िया लगी तो वो हमने वहाँ पर तो करी ही सही, लेकिन हमने हमारी कोचिंग में भी कर ली, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक वो था, क्या बोलते हैं, ये नोट्स के अंदर जो हम ये मॉड्यूल वगैरह में फ़ोटोज़ वगैरह का एक पूरा बना के देते थे, वो चीज़ उनको अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ये उनको उनके भी सेंटर पे ये चीज़ उन्होंने फॉलो करी। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट तो होते ही हैं, कुछ उनसे हम सीखेंगे, हमसे वो सीखेंगे। सप्लाई चेन में बहुत फ़र्क पड़ता है। रॉ मटेरियल में तुम कोई चीज़ यूज़ करते हो, हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तुम्हारा वाला रॉ मटेरियल अच्छा है, हम यूज़ कर लेंगे। मार्केटिंग में कोई तुम टेक्निक यूज़ करते हो, हम टेक्निक यूज़ करते हैं, तुम्हारी वाली अच्छी है, हम तुम्हारी वाली यूज़ कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर फ़ायदा होता है। सेकेंड फ़ायदा होता है इकोनॉमिक फ़ायदा, बल्क में खरीदने का। अब जैसे हम लोग क्या करते थे कि उनकी कोचिंग की कॉपीज़ के लिए वो ऑर्डर देते थे, फिर अब वो हमने भी फॉलो कर ली तो हमारी भी कोचिंग के ऑर्डर देते थे, और फिर मैप के भी ऑर्डर देते थे, तो 3 कोचिंगों के ऑर्डर एक साथ देते थे, तो हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाते थे। वो सारा मटेरियल हमारा एक जगह से आता था और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती थी, इकोनॉमिक फ़ायदा हो गया। क्या तुम ऑर्गेनाइजेशनल फ़ायदे और इकोनॉमिक फ़ायदे में फ़र्क समझ में आ रहा है तुम्हें? इकोनॉमिक में सिर्फ पैसों में फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब राय मशवरा सलाह पॉलिसी हर चीज़ में फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक में सिर्फ पैसे की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल की बात होगी। पढ़ो, टिक करो। इकोनॉमिक फ़ायदा क्या होता था? देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर ऑफ द अलायंस। अगर सारे मेंबर्स उसको एक साथ फॉलो करेंगे तो उनको पर यूनिट कॉस्ट में कमी आ जाएगी। एग्जांपल लिख लेना, हमारी कॉपीज़ की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती थी, प्रिंटिंग का खर्चा हमारा पर यूनिट पे कम हो जाता था, क्योंकि हम हर चीज़ का ऑर्डर 4 कोचिंग का एक साथ देते थे, 3 हमारी इंडिविजुअल कोचिंग, 1 मैप। तो अगर हम उस तरीके से देते थे तो क्वांटिटी का भी फ़ायदा मिलता था हमें, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में भी फ़ायदा मिलता था। नेक्स्ट, तीसरा फ़ायदा आपको स्ट्रैटेजिक फ़ायदा मिलता है। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी हो तो आप अपने राइवल्स के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो कितनी अच्छी बनेगी। मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो मुझे ये डर है कि मेरा राइवल कैसे रिएक्ट करेगा, वो बना रहा है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। अभी तो हम खुद मिलके ही बना रहे हैं, तो हमारा कुछ फ़ायदा ऐसा होगा जो हम दोनों को होगा, ठीक है। अंदर जाओ, ठीक है। तो strategic rivals can join together to
कॉपरेट इंस्टीड ऑफ कॉम्पीट, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आप एक साथ मिलके काम करोगे, कॉपरेट करके, ना कि कॉम्पीट करके। हालांकि देखो ये जितना अच्छा दिखा रहा है, अभी तो क्या अपन कोई भी पॉइंट की बात करते तो अपन उस पॉइंट की तरफ बायस्ड हो जाते हैं। अभी मुझे स्ट्रेटेजिक अलायंस पढ़ाना है तो अच्छी बातें ही करूँगा मैं, खराब भी बातें बहुत सारी थी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ें होती है। तो जब भी कोई चीज़ होती है तो उस पॉइंट को लेकर ये इस तरीके से बताएगा, क्योंकि यही तरीका होता है कि वो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो अभी उस पॉइंट पे बायस हो जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके दूसरे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के फायदे नुकसान। ये जितनी लाइन लिख रहा है कि कॉपरेट करेंगे कॉम्पीट करने की बजाय, इतना आसान होता होगा? अलायंस कितने चलते हैं और अलायंस कितने सक्सेसफुल हुए इंडिया में? मैं तो मेरा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बड़े लेवल पे। ओपेक ही एक ऐसा एग्जांपल है जो आज तक सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ऑयल में उनकी मोनोपोली है और उनको ये सही समय पे समझ में आ गई ये बात। नहीं तो गल्फ कंट्रीज में तो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, ईरान और इराक तो दुश्मन है कट्टर एक दूसरे के, ठीक है, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ है, ठीक है। अब एक में शिया मेजोरिटी, एक में सुन्नी मेजोरिटी है, ठीक है, तो बहुत कट्टर है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो इसलिए ओपेक में इसलिए चल गया क्योंकि वो जो चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं उसमें उनकी मोनोपोली है, ठीक है। लेकिन हर जगह पे स्ट्रेटेजिक अलायंस चले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस से। बोलो, एग्री करते हो? पूरे प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकली तुम इसको पूरा सारे, अरे इसको कौन ले आया अभी यहाँ पे यार? पॉज करते एक मिनट। नेक्स्ट, तो भाई पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, दूसरा फायदा इकोनॉमिक लेवल पे, तीसरा फायदा स्ट्रेटेजिक लेवल पे। स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है बिकॉज वी कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कॉम्पीट करने की जगह हम कॉपरेट करते हैं। चलो प्लीज ध्यान से सुनना। लास्ट, पॉलिटिकल क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें एक कंट्री का अगर दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा है, उनकी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है, तो आप उस कंट्री में उस कंपनी के बंदे के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो। कि जैसे अगर मान लो कि इंडिया और श्रीलंका के अच्छे ट्रेड रिलेशन है, पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे हैं, तो आप श्रीलंका की किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो कि वहाँ के कस्टमर को मैं बेचूं, यहाँ के कस्टमर को तू बेच। अपन कॉम्पीट नहीं करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल फायदा है। तब होगा जब आपके पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टाइज एक कंट्री के साथ अच्छे। तो अब आगे आ जाओ, लास्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ये ग्रोथ इतने सारे सब पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ेंगे कौन से? रेट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज। कौन सी पढ़ेंगे? इसको स्ट्रेटेजिक एग्जिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिट, ठीक है। इसमें पहले स्ट्रेटेजिक एग्जिट में जो भी कुछ दे रखा है ना पूरा टिक कर लो। एक पैराग्राफ है छोटा सा, वो पूरा टिक करो क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। ये देखो, इसने स्ट्रेटेजिक अलायंस के नुकसान भी दे रखे हैं। पढ़ू क्या मैं? डिसएडवांटेज समझ गए होंगे ना तुम। एक तो डिसएडवांटेज पहला, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। किस में डिले होता है? कई बार अगर, अबे यार इसको कौन लेके आया अभी? बेटा जाओ जल्दी जाओ। अबे बेटा अंदर जाओ। अबे लेके, अरे पागलो। अयास, अयास वो दे तो इसका गुट्टा। क्यों? अभी आपने हाँ बच्चों, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक एग्जिट की। देखो सुनो इधर, इन सब चीजों में स्ट्रेटेजी उनकी बनती थी कि भाई ग्रोथ के लिए, और अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी हम ग्रोथ की ही बात कर रहे थे। नाम में भले बैकवर्ड हो, इसमें हम सही में बैक आएंगे। अब इसका नाम ही एग्जिट है। स्ट्रेटेजिक एग्जिट दो तरीके से होती है। इसके अंदर तुम्हें कुछ समझाना ही नहीं है, सीधे वो दो तरीके समझाना है। ये पैराग्राफ अभी अपन रीड करेंगे। देखो इधर, स्ट्रेटेजिक एग्जिट दो तरीके से होती है, टर्न अराउंड और डिवेस्टमेंट। टर्न अराउंड में हम लोग अपने प्रोसेसेस को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे
अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लॉस मेकिंग है तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे, हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी है तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे। टर्न अराउंड मतलब तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें सही हो सकती है। और मैं अभी तुम्हें ऐसी ऐसी कंपनी होगी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये लॉस मेकिंग थे, इन्होंने भी टर्न अराउंड किया है। हर किसी की कंपनी में एक लो फेज आता है, और जब भी आपकी कंपनी में लो फेज आए, ठीक है, तो उस समय घबराने की बजाय आपको बैठ के इस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। ये नींव बन रही है तो फिर इधर डिवेस्टमेंट, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। पहले हमेशा टर्न अराउंड, नहीं बैठ रहा है तो डिवेस्टमेंट, लेकिन पहले टर्न अराउंड करना ही चाहिए। हमें चीज़ों को पहले सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नहीं बैठ रहा है तो भैया कोई बात नहीं, एग्जिट, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, रीड कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेटेजिक एक्सिट फॉलोड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूस द स्कोप। इस एग्जिट का मतलब होता है जब हम अपनी एक्टिविटी के स्कोप को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और एरियाज, ठीक है। हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे कमी है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इफ ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन द वेज, अब हमें दिल गया कि हमें कहाँ पे कमी है, क्या करना चाहते हैं, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, कट ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट, डिवेस्टमेंट, फलाना ढिमकड़ा, ठीक है। अगर उससे नहीं बैठ रहा है तो बंद कर दो भैया उसको। तो इस पूरे पैराग्राफ में से क्या बताया कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसे सही करने की कोशिश करो, सही हो जाता है ठीक, लॉस कम हो जाता है ठीक, प्रॉफिटेबल बन जाते हैं ठीक, नहीं हो रहा है तो डिवेस्टमेंट, फिर उस यूनिट को बंद कर दो, फिर उस यूनिट को क्या कर दो, बंद। आ जाओ सीधे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पे। क्या लिखा हुआ है टर्न अराउंड? टर्न अराउंड को रिट्रेंचमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट कैन बी डन थ्रू इंटरनली और एक्सटर्नली, ये वर्ड टिक करना, इंटरनली और एक्सटर्नली, और फिर नीचे टिक करना, emphasis is laid on improving the internal efficiency, it is called turn around strategy। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी इंटरनल एफिशिएंसी को सही करने की कोशिश करेंगे, इसको टर्न अराउंड बोलते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, इसमें और स्टेबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी में क्या फ़र्क है? वेरी गुड। इसके लिए पहले लॉस में जाना जरूरी है। यहाँ कुछ खराबी होगी तो सॉल्यूशन ढूंढूंगा, यहाँ पे कुछ भी खराबी नहीं है, बस अपने एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन करना चाहता हूँ। तो एक तरीके से ये प्रोएक्टिव है और वो रिएक्टिव है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? कि मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ ताकि मेरा कभी लेवल कम ना हो जाए, मैं नीचे ना हो जाऊँ एकदम से। ये प्रोएक्टिव है और ये रिएक्टिव है। समझिए ना बराबर, ये दोनों में फर्क है। वेरी गुड। अब देखो टिक करो, कब इंडिकेटर्स होते हैं कि आपको टर्न अराउंड करना चाहिए, इंडिकेटर्स पे टिक करो, और इंडिकेटर्स में ये पॉइंट पॉइंट टिक कर लो। नेगेटिव कैश फ्लो, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ओवर स्टाफिंग, मिसमैनेजमेंट। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें हो रही है तो ये खतरे की घंटी है, इंडिकेटर्स है। ये क्या है समझ जाओ। यू हैव टू फॉलो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। आपको क्या फॉलो करनी है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। क्या क्या एक बार देखो, ऐसे ही याद हो जाएंगे। कैश फ्लो नेगेटिव जा रहे हैं, ओवर स्टाफिंग, मिसमैनेजमेंट, प्रोडक्ट आपका लगातार गिरता जा रहा है, मार्केट शेयर आपका लगातार गिरता जा रहा है, आपका प्रोडक्ट उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना लोगों का है, ठीक है। जैसे अभी हमें मैं टीचिंग लाइन में देखूं तो कोई ऐसे टीचर है जिनको खुद से ये लगने लग जाता है कि भैया अपन उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे पा रहे जितना कॉम्पिटिटर दे पा रहा है, लग रहा है कि अपन वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। जिम में ऐसा होता है, ठीक है। कुछ जिम को ये लगने लग जाता है कि लगातार हमारे फुटफॉल कम ही होते जा रहे हैं, क्योंकि नए नए जो जिम खोल रहे हैं उनका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो नई मशीनें दे रहे हैं अपने कस्टमर को, उनके ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, हमारे ट्रेनर पुराने हैं, हमारे इक्विपमेंट पुराने हैं, हम खुद पुराने हैं। हमें लगने लग जाएगा अपने आप कि अब हमें टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लानी चाहिए। एकदम से जिम का इसलिए बोला मैंने क्योंकि मैंने जिम में भी देखा है ये कि उन लोगों का जिम एकदम से कम, उनके फुटफॉल कम होने लग जाते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि दे हैव टू फॉलो टर्न अराउंड। उन्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? अब इसमें कोई टाइप वाइप नहीं है, इस स्ट्रेटेजी में 5 स्टेजेस है बस। क्या है? कुछ एग्जाम्पल लिखो तुम टर्न अराउंड जिन्होंने फॉलो करी और सक्सेस हुए, ठीक है। एक का नाम तो तुम सुन के ही चौंक जाओगे, सबसे पहला ही नाम एप्पल, ठीक है। स्टीव जॉब ने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। मतलब स्टीव जॉब जो थे, जो सीईओ थे, 1985 में छोड़ के चले गए थे वो कंपनी, लॉस हो रहे थे और उनको खत्म है अब ये तो। 12 साल तक उन्होंने लगातार इनोवेशन किया, सब कुछ किया, और उसके बाद 1997 में इनका टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ।
इनकी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी हो चुकी थी तब तक, और स्टीव जॉब वापस आए 85 में गए, 97 में वापस आए, 12 साल बाद, 12 साल में भी इनका बैंकरप्सी तक पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग, और आज एप्पल कहाँ है, मतलब। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है। और जो अभी मैंने बोला, लो फेस आपकी लाइफ में भी आता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। उस लो फेस से किस तरीके से निकलना है, ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वो आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये तय बात है, ठीक है। आप ऊपर जाओगे, ठीक है, उससे पहले आपकी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिससे आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में एप्पल सबसे ऊपर आता है, ठीक है। रेडिट एक कंपनी है, इसका बहुत नाम है कि इसने टर्न अराउंड बहुत ज़बरदस्त किया। और इसमें एक और बेस्ट नाम आता है जनरल मोटर्स का, GM, ठीक है। जनरल मोटर्स बहुत पुरानी कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। और इसने भी, ये तो 2009 में बैंकरप्ट हो चुका था, इसके इतना बैंकरप्ट हो चुका था, सुनो, कि इसका शेयर स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो चुका था, इसका शेयर खत्म हो चुका था, इन्वेस्टर का पैसा 2009 में खत्म हो चुकी थी ये कंपनी, और आज ये वैसी के वैसी है वापस 2024 में। सर्च करना जनरल मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है, और बहुत पुरानी कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। तो इसने, तो 2-3 एग्जांपल लिखो तुम जिन्होंने टर्न अराउंड फॉलो किया, एप्पल, जनरल मोटर्स, ठीक है, रेडिट, मार्वल्स जो आपकी सारी सुपर हीरोज मूवीज बनाता है, ठीक है, ये भी बैंकरप्ट हो चुका था, ठीक है। इसने अपनी जो पहली फिल्म बनाई थी हॉवर्ड द डक, वो सुपर डुपर डिजास्टर साबित हुई थी, ये भी सुपर हीरो वाली थी, ठीक है। फिर उस समय मार्वल के ज़्यादा नाम DC का था, है ना, इनके कॉमिक्स में 2 सबसे मेन होते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये जो सुपरमैन वगैरह वाला है ये सब DC के हैं, और तुम्हारा ये कैप्टन अमेरिका और ये सब मार्वल्स के। तो DC उस टाइम पे रूल करता था मार्वल के कंपैरिजन में, और मार्वल क्या हो चुका था, बैंकरप्ट हो चुका था। उन्होंने भी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और फिर वो लोग आज कहाँ हैं कि, ठीक है, आयरन मैन से चमके, इनको सबसे पहला सक्सेस आयरन मैन से मिला, कैप्टन अमेरिका बाद में आई थी, ठीक है, और वहाँ से इनको सक्सेस मिला। स्टारबक्स, ये कॉफ़ी का ब्रांड है, ठीक है, इसके भी पिक्चर बन चुकी थी, कब, 1987 में, नहीं 2002 में, 1987 में पिक्चर बन चुकी थी, 2002 में इन्होंने रिव्यू किया, और उसके बाद इनका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के बाद इनके स्टोर्स वगैरह बढ़ने लगे, ठीक है। एंड लिस्ट इस, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, ठीक है, जिन्होंने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। 3-4 नाम याद रखना आप लोग, मार्वल याद रखना आप लोग, एप्पल याद रखना, जनरल मोटर्स याद रखना, स्टारबक्स याद रखना, इन सब ने क्या फॉलो करी थी, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। चलो साहब, कैसे करें अब ये बताओ, कब करना है ये तो बता दिया आपने, इंडिकेटर भी बता दिया आपने, कब करना है भाई साहब, जब लॉस हो रहे हो, ठीक है। और इसमें हम हमेशा अपने स्कोप ऑफ ऑपरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, ये बात याद रखना। टर्न अराउंड में हमेशा क्या होगा, स्कोप ऑफ ऑपरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर आपने बता दिए, कब झटके मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, आपका प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, अनकॉम्पिटिटिव, आपका मार्केट शेयर क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन, आपका मार्केट शेयर क्या होता जा रहा है, ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है। ये कुछ इंडिकेटर है जो आपको दिखा रहे हैं कि खतरे की घंटी है, कि समझ जाओ, नहीं तो फिर लास्ट स्टेप तो बैंकरप्सी होगी। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो खत्म भी हो गए, ठीक है। टर्न अराउंड के बाद फिर डिवेस्टमेंट होता है। अब टर्न अराउंड में स्टेप देखो क्या है, 5 स्टेप को फॉलो कर लो। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, पहला काम क्या करना है आप लोगों को, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। बेटा 1 मिनट पॉज कर दो, हेलो, हाँ। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में पहली स्टेप आती है असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। बेटा इस प्रॉब्लम में, इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि इन कंपनियों के अंदर रूट कॉज क्या थे, कि जैसे एप्पल के अंदर में पढ़ रहा था कि एक तो सबसे पहले जब स्टीव जॉब छोड़ के गया तो सबसे पहला तो इनके मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम थी, कि उसके बाद कोई इतना स्टेबल पर्सन मिला ही नहीं जिसका विजन इतना बड़ा हो जितना स्टीव जॉब का था। तो इनका रूट कॉज था मैनेजमेंट। फिर इनका एक रूट कॉज और था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चे कम कर रहे थे बढ़ाने की बजाय, और जिस उद्देश्य से कंपनी खुली थी हमेशा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, वो उद्देश्य ही खत्म होता जा रहा था। फिर इन्होंने शुरू करा, तो रूट कॉज को समझो पहले अपनी, असेस द रूट कॉज। पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें,
द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट प्रॉब्लम एंड द रूट कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज दैट प्रॉब्लम हैज कॉज्ड, कि उस प्रॉब्लम ने कितना डैमेज अभी तक आपको कर लिया है। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप है, मतलब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखने वाली चीजें हैं, इसमें कोई वो नहीं है जो जैसे यहाँ टेक्निकल पढ़ा है ना, इसमें यही लिखना है, वर्टिकल में सप्लाई चेन की बात करनी है ना, कॉन्ग्लोमरेट में बात करनी है कि हम अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करेंगे, सब टेक्निकल है। यहाँ कोई टेक्निकल नहीं है, बस ये है कि वो बिजनेस में जैसे स्टेप आती है ना, एक बाय एक चलना है, पहले प्रॉब्लम को असेस करो, उसके बाद उसे एड्रेस करो। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान। अब आपने जब प्रॉब्लम को समझ लिया है तो उस सिचुएशन को एनालाइज करके एक प्लान डेवलप करो कि उससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, अंडरलाइन इसमें कर लो, करो तो, नहीं तो बस ये सिंपल ही है। जैसे आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एंड डेवलप अ प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान। एक प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान बनाओ अपना, कि जिससे आप अपने कोर बिजनेस को वापस लेकर आ सको। अब ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान आप बनाओगे, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है। जो भी रूट कॉज आपने एनालाइज करी है उससे रिलेटेड आपका प्लान होना चाहिए। जैसे आप क्या ये समझते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का रूट कॉज फाइनेंस ही होता है? नहीं ना, मैनेजमेंट भी हो सकता है, कमी तो कोई भी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट भी एक कमी हो सकती है, क्या आप मार्केटिंग बराबर नहीं करते थे, है ना, ये भी एक कमी हो सकती है कि आप राइवल के हिसाब से रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं करते थे, कमी कुछ भी हो सकती है। तो जो भी कमी हो, बाहर से गेट लगा दे, जो भी कमी हो उस कमी को क्या करो, एनालाइज करके उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। क्या बनाओ? प्लान बनाओ। देखो अब थर्ड, implement the emergency action plan। implement the emergency action plan मतलब आपने जो भी अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है उसके साथ साथ एक इमरजेंसी प्लान भी बनाओ। क्योंकि देखो आप इस लेवल पे जो काम कर रहे हो वो हो सकता है सक्सीड ना भी हो। जैसे आपने क्या करा कि 15 करोड़ रुपए का लोन ले लिया टर्न अराउंड के लिए, आपको समझ में आ गया फाइनेंस मेरी प्रॉब्लम है। अब 15 करोड़ का लोन अगर मैं नहीं चुका पाया, टर्न अराउंड के बाद भी चीज़ें सही नहीं बैठी, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो एक इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए मेरे पास। अगर वो सही बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो क्या होगा? तो उसके लिए एक इमरजेंसी प्लान भी बनाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये कर रहे थे, उल्टी और 10 प्रॉब्लम में हम फंस गए। पहले तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा था, सिर्फ वो नहीं चलता तो हम कंपनी बंद कर देते। अब तो वो प्रोडक्ट को चलाने के चक्कर में हमने 15 करोड़ का एक लोन और ले लिया, वो प्रोडक्ट तो अभी भी नहीं चला और 15 करोड़ और देने पड़ गए हमें। तो ऐसा एक इमरजेंसी प्लान भी बना लो कि अगर वो नहीं चला तो फिर क्या होगा। पढ़ो, देखो इसमें नीचे तीसरी लाइन टिक करो। इमरजेंसी प्लान में हमें क्या करना है? दिस प्लान इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग एक्शंस टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव बजटिंग। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए हमें इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। फोर्थ, अब रीस्ट्रक्चर करो अपने बिजनेस को, रिवाइव करो। प्रॉब्लम को असेस कर लिया, सुनो इधर, प्रॉब्लम को असेस कर लिया, स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया, इमरजेंसी प्लान बना लिया, अब इंप्लीमेंट करो। कैसे? अपने पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके, अपने कोर बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करो, पहले ये करते थे वो करो, मार्केटिंग की नई नई टेक्निक, जो भी आपने सोचा है ना ऊपर, उसे इंप्लीमेंट कर दो बस। ठीक है, रीस्ट्रक्चर करो अपने बिजनेस को, और लास्ट रीस्टोर टू नॉर्मल। और इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाओगे। अब ये चीज़ है ना, हाँ, और ये चीज़ है ना एक तरीके से जो जिस तरीके से इसने समझाया इसको, तो ये कुछ समझाया ही नहीं इसने, ऐसे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करके लिख दिया। ये कोई प्लान नहीं है। ठीक है, इसको तो करने में मज़ा आता है कि जब किसी केस स्टडी को देखे कि उसने इसको कैसे किया होगा और वो कैसे लॉस से निकलकर प्रॉफिट में आया होगा, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन ये स्टेप को ओरली पढ़ना कि ये करो ने वो करो ने वो करो। ठीक है, इसका तो केस स्टडी आता है कि भैया इसने कैसे निकले अपन इस तरीके की सिचुएशन में जब आ गए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी बिजनेस करोगे, हम इससे निकले हैं। ठीक है, हमने टर्न अराउंड देखे हैं, हर फेज में देखे हैं, आज भी देख ही रहे हैं। बिजनेस में ये अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे। इसीलिए बिजनेस वही करता है जिसमें रिस्क लेने की ताकत होती है, जो इन सब चीज़ों को झेल सकता है, या ऐसा बोलूँ जो इंटरनली स्ट्रांग होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस करने की ताकत ही नहीं जुटा पाते। ये सब होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये सब होगा और ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि किताब में लिखना आसान है, करना मुश्किल है। करना भी आसान ही है, लेकिन उसके लिए करेज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए करेज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जितने मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए, इनका विजन कितना बड़ा होगा, कितने इतने लॉस से
जितनी भी कंपनी के मैंने तुम्हें नाम लिए ना, वो बैंकरप्सी तक पहुंच चुके थे, फिर ऊपर आए हैं। और ऐसे भी नाम है जो आज भी बैंकरप्ट है और होने की कगार पे है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप फेल्ड है, सक्सेस नहीं है। तो जो हम स्टार्टअप की पिपूड़ी बजाते हैं कि इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, उनका फाइनेंशियल देखोगे तो वो फेल है। बट जिनमें करेज होगा वो सक्सेस तक लेके जाएगा, नहीं होगा बीच में छोड़ देगा। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में ये 5 स्टेप जो है, ये सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया देती है आपको। एक्चुअल में कैसे निकलना है ये तो आपकी स्किल पे निर्भर करता है। ठीक है, कि आप वहां तक पहुंचे कैसे और अब आप निकलोगे कैसे। इसमें सबसे मेन है फर्स्ट पॉइंट, असेस द करंट प्रॉब्लम। कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती, वो कहां से टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहले तो रूट कॉज को समझो। किसको समझो? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आरसीबी का ही एग्जांपल देते हैं वापस। ठीक है, अभी आरसीबी जो लास्ट अपना मैच हारी, ठीक है, तो उसमें भी इन लोगों ने विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे सवाल उठा दिया भाई साहब, कि उसका स्ट्राइक रेट 153 का था शायद, वो भी कम लगा इनको, कि उन्होंने 77 बॉल पे 113 रन मारे। उसको तेज खेलना चाहिए, है ना, ये गाइड दे रहे हैं इन लोग इनको। ठीक है, ये 2 कौड़ी के क्रिटिक्स जो होते हैं, उसको तेज खेलना चाहिए। अगर उसने 78 बॉलें खेली, 77 बॉलें खेली, जो भी खेली, 120 बॉल होती है टोटल, उसमें से जो बची हुई बॉल निकाल लो, तो वो बची हुई बॉल जो दूसरे बैट्समैन ने खेली और उसके टोटल रन करो, तो उनका स्ट्राइक रेट उससे बहुत कम है। तो अभी उसको ये बोलना कि तू तेज खेल, तो ये आप करंट प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो कि और बढ़ा रहे हो। वो तो जो बनाएगा वो भी नहीं बनाएगा। ठीक है, वो तो फिर पूरी खत्म है, वैसे ही खत्म है वो टीम। ठीक है, और खत्म हो जाएगी। तो पहले रूट कॉज को एनालाइज करो कि उसका धीरे खेलना रूट कॉज नहीं है, बाकियों का ना खेलना रूट कॉज है। कोई खेल ही नहीं रहा है उसमें। ठीक है, एक जना ही खेल रहा है बस। ठीक है, फिर समझ में आएगा कि वो टीम रिव्यू कैसे होगी, कैसे प्लेऑफ तक पहुंचेगी, और पहले जो नामुमकिन है। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले मेन पॉइंट है असेस दी रूट कॉज। पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर क्या करो, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ, फिर एक इमरजेंसी प्लान बनाओ, फिर उसे इंप्लीमेंट करो, और फिर रीस्टोर टू नॉर्मल। फिर जाके आप नॉर्मल तक पहुंच पाओगे। अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है आपसे, तो लास्ट है डिवेस्टमेंट। खम करो, बंद करो, ज्यादा लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाना। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, ये बोल के उसे छोड़ दो। ठीक है, जिस रास्ते की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते उसे बीच में ही छोड़ देना अच्छा है। ठीक है, तो अब डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्या करना है आप लोगों को, टिक करो। इट इंक्लूड्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस। अब इसमें सेल ही कर दोगे आप, खत्म, सेल कर दो। और अगली लाइन में टिक करो, divestment is usually a part of rehabilitation and it is adopted when turnaround has been attempted but proved to be unsuccessful। एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए चीज। ठीक है, हमने टर्न अराउंड करके देख लिया, अब नहीं हो रहा है कुछ भी, नहीं जीत रही आरसीबी, तो बेच दो। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद है ना अभी आईपीएल में, सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, वो थी पहले हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स। डेक्कन चार्जर्स के ऑनर कोई और थे, और वो हैदराबाद की फ्रेंचाइजी से पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे, मतलब उससे उनका पैसा हो नहीं रहा था, उनका फैन बेस नहीं बढ़ रहा था इतना। ठीक है, और इनका पैसा फैन बेस से आता है, टिकट से आता है, कितने लोग देखने आ रहे हैं, ये सबसे। हारने जीतने से कोई, जो हारता है उसको पैसा कमा रहा है। आरसीबी सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, दूसरे तीसरे नंबर पे, कोई कप जीते या ना जीते। तो फ्रेंचाइजी को तो फायदा ही हो रहा है उससे, प्लेयर को तो हो ही रहा है। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल को लग रहा होगा 11 करोड़ देते मेरे को 0 पे आउट होने। ठीक है, मजा ही आ जाता होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाके तो खिल्ली उड़ाता होगा, देखिए बेवकूफ़ों से 11 करोड़ लेके आया, ये बॉल है, 11 करोड़ देते मुझे। ठीक है, बॉलिंग कराते मेरे से बॉलिंग। ठीक है, एज अ बैट्समैन लिया है। ठीक है, अब तो इनमें सबको फायदा होता है भाई। डेक्कन चार्जर्स को फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने टर्न अराउंड करके देखा और फिर डिवेस्टमेंट करा। डेक्कन चार्जर्स ने हैदराबाद की फ्रेंचाइजी बेच दी
और उसके ऑनर चेंज हो गए और नाम भी चेंज होगा, सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने चला दिया इसको, पैसे हो रहे हैं उनको, ठीक है, बढ़िया होता है। तो टर्न अराउंड जब काम नहीं करेगी तो फिर क्या आएगी? डिवेस्टमेंट। टर्न अराउंड काम नहीं करेगी तो डिवेस्टमेंट आएगी। कौन सी आएगी? डिवेस्टमेंट। ये इट इज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसमें एग्जांपल लिखो तुम फोर्ड का। फोर्ड कंपनी है, खत्म हो गई यहां से। फोर्ड ने अपना सारा स्टेक टाटा को बेच दिया, ठीक है, कोई नहीं आ रही दोबारा फालतू की बातें हैं, ठीक है, आएगी तब देखेंगे, अभी तो फोर्ड लिखो, ठीक है, मेरा एग्जांपल खराब मत करो, ठीक है। तो हाँ, एक और एग्जांपल दूँ, दे दिया ना फोर्ड, ठीक है, लॉर्ड का ले लो। फोर्ड के अलावा और कौन सी लोग हैं जिनने अपने, अच्छा देखो, पहली बात तो मेरी बात सुनो, फोर्ड बेचा थोड़ी है किसी को, बंद करा है। हमारे तो फिर बहुत है, फैक्ट्री भी है, वो भी डिवेस्टमेंट ही था। हाँ, क्या एयर इंडिया इन्होंने, हाँ बेस्ट, एयर इंडिया टाटा को बेचा, ये क्या था? डिवेस्टमेंट था। और मेरी बात सुनो बच्चों, क्या बोल रहा है? मैं भी कहाँ सुना मैंने यार, ये भी यही कह रहा था, इसके लिए भी तालियां, पद्म भूषण इसको दो, तेरे को अभी मेरा लड़का ऑटोग्राफ देगा। तो सुनो, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी तो डिवेस्टमेंट काम करेगी। डिवेस्टमेंट का एग्जांपल एक तो फोर्ड, जिसको फोर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, सिर्फ वो इसमें कार में नहीं थी, उसने सिर्फ कार वाला सेगमेंट बेचा है, यहाँ पूरी कंपनी बंद करने की बात नहीं हो रही। सेम ऐसे ही सरकार के पास दूसरे भी 1000 वेंचर हैं, लेकिन उनको लग रहा था एयर इंडिया काम नहीं कर रहा है, लॉस मेकिंग है, बेच बुचा दो, ठीक है, और उसको ये लग रहा था कि टाटा इसमें बढ़िया कर देगा, ठीक है, मतलब जो भी लिखता, लेकिन टाटा को वो बिड क्यों मिली? टाटा जितना, सुनो मेरी बात, एयर इंडिया का जब ऑक्शन हुआ ना, तो टाटा जितनी बिड और भी कंपनियां लगा रही थी, फिर भी सरकार ने ये चीज टाटा को दी। उसके 2-3 रीजन थे, एक तो पहले ये टाटा से ही ली गई थी, और दूसरा टाटा के ऊपर सरकार का ट्रस्ट था कि जो शायद हम नहीं कर पा रहे वो शायद टाटा कर दे, इसको ये बंद नहीं करेगा, और बहुत सारी और भी चीजें थी जिसके ऊपर टाटा एग्री कर गया। सिर्फ पैसों की वजह से टाटा को नहीं दिया गया है, पैसे और भी लोग दे रहे थे इसके, ठीक है। तो एयर इंडिया भी एक डिवेस्टमेंट है, फोर्ड भी एक डिवेस्टमेंट है। फोर्ड को भी अच्छा देखो टाटा नहीं खरीदा। JLR कौन सी कंपनी बेटा? किसने लिया इसको? टाटा नहीं लिया। टाटा बढ़िया है यार, ठीक है, मुझे पता होता मैं फैक्ट्री टाटा को बेच देता, टाटा इतना इंटरेस्टेड है। चलो आगे देखो, अब डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कब करोगे बच्चों लास्ट टॉपिक, डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के रीजंस पे टिक करो। रीजंस मैंने इसका न्यूमेरिक एक घर से बना के लाया हूं, आप न्यूमेरिक के वर्ड पे टिक कर लो। बिजनेस, पहला पॉइंट बिजनेस मिसमैच पे टिक करो, बिजनेस मिसमैच। सेकंड नेगेटिव कैश फ्लो पे टिक करो। थर्ड सीवियर कंपटीशन पे टिक करो। फोर्थ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे टिक करो, और फिफ्थ इन्वेस्टमेंट पे टिक करो, ठीक है। इसका न्यूमेरिक लिख लो तुम लोग, MNC में लिखो, MNC में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की कमी थी। MNC में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इसलिए उसे बेच दिया, इसलिए उसे सेल कर दिया। सेल कर दिया से मेरा मतलब है डिवेस्टमेंट। क्या मतलब है? इसलिए उसका डिवेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। वेयर MNC में M है मिसमैच का, N है आपका नेगेटिव कैश फ्लो का, C है कंपटीशन का, टेक्नोलॉजी का T है, और इन्वेस्टमेंट का I है। अब इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की कमी है तो इससे समझ जाओ कि टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपके मिसमैच हो रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, कंपटीशन को झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए बेच दो। तो ये लाइन से पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा और क्या आंसर लिखना है। क्वेश्चन भी याद हो गया इसमें। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द रीजंस फॉर डिवेस्टमेंट।
क्या आएगा क्वेश्चन कि हमने डिवेस्टमेंट क्यों किया, तो क्या आंसर दोगे? एमएनसी में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की कमी थी इसलिए डिवेस्टमेंट कर दिया। वेयर एमएनसी एम इज इक्वल टू मिसमैच, एन इज इक्वल टू नेगेटिव कैश फ्लो, सी सीवियर कंपटीशन, टी टेक्नोलॉजी की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी। इस कारणों से हम डिवेस्टमेंट करते हैं। आगे आओ। अब देखो, एक मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। नीचे मेन रीजन करके वापस दे रखा है, पागल का बच्चा, काटो, और वही रीजन है सारे। ठीक है, अब एक डब्बा बना हुआ होगा, उस डब्बे में, पढ़ना मत, मैं बता रहा हूं, डब्बे में लिखा हुआ है कि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हमेशा लॉस में ही फॉलो होती है, सब यही है ना? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ओनली रिलेवेंट टू लॉस मेकिंग यूनिट्स। आप जवाब दो इसका कि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सिर्फ लॉस मेकिंग यूनिट के लिए ही होती है। हाँ, नो, इसका आंसर है नो। इंडिकेटर में सिर्फ लॉस थोड़ी था, और भी चीजें थी, और भी चीजें थी। इंडिकेटर में क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? लॉस भी था, ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ओवर स्टाफिंग हो रही है, और मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है, प्रोडक्ट आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो ये आंसर गलत, इसका रीजन है नो। सिर्फ लॉस में ही टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होती है, ये सही। टर्न अराउंड तो आपको इंडिकेटर जब दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है आंखों से कि मार्केट शेयर कम हो रहा है, टर्न अराउंड फॉलो करो। लॉस होने का इंतजार करोगे क्या? लॉस तो सिवियर केस है, लॉस थोड़ी होगा। लेकिन आपको अभी, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरा लगातार ग्रोथ रेट कम हो रहा है, मेरी सेल कम हो रही है, मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो क्या मैं लॉस होने का इंतजार करूं? मैं तो आज ही टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, रूट कॉज प्रॉब्लम को समझूं। ठीक है, हमने बीच में 1-2 साल में हमने जब देखा कि भाई बैच के अंदर कमी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमने उसी वक्त, लॉस हुआ नहीं था उस समय हमें, लेकिन हमें लग गया कि भाई ये चीज़ हुई तो इसको तो सही करना ज़रूरी। अब जो भी कारण है उसको इम्प्लीमेंट करो, सही करो, और वापस से रिवाइव करो अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। समझ गए? तो ये एकदम क्लियर है आप लोगों को। 2 स्ट्रेटेजी पढ़ा दी मैंने आपको एग्जिट में, कौन सी? टर्न अराउंड, और इसकी 5 स्ट्रेटेजीज आपको याद रहेगी, और ये कब फॉलो करना है आपको याद रहेगा। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट आर द रीजंस, और इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? 5 स्टेजेस। खत्म हुई, ये पूरा चार्ट खत्म हुआ। ये मैंने आपको स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? अब हम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की कल बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। बंद कर दे भाई।